Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Vivek Arsha and as you know we are discussing an important topic of 12th physical chemistry. Okay, और उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 5 में हम लोग आ चुके हैं और लेक्चर 5 में हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपका 11th क्लास में भी काफी डरावना टॉपिक था। कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा डरावना? उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। वैसे हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग बस थर्मोडायनेमिक्स के उस पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जुड़ा हुआ है। और फाइनली जब इस लेक्चर को हम लोग एंड कर रहे होंगे तो उसको एंड करते हुए हम लोग कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है उनका स्टडी करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इसमें जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट अपने पास में आता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो यहाँ पर क्या बच्चों, आपको एक इक्वेशन पता है डेट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बिल्कुल अच्छे से पता है, 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है। इसमें डेल्टा जी क्या होगा? सेल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इट गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होगा? इट इज एंथैल्पी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन। डेल्टा एस क्या होगा? इट इज एंट्रोपी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन। अब बच्चों देखो एक और इक्वेशन है जो हमारे काम का है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा, दैट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा जी। एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा जी। टी यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। एक्सप्रेस चेंज इन डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसको भी एंट्रोपी चेंज कहते हैं। तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी, और एंट्रोपी चेंज क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा एच। बच्चों आपको पता है डेट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल होता है, पता है आपको। देखो आप क्या करेंगे, डेल्टा जी की जगह रख देंगे माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ, it will be equal to डेल्टा एच माइनस टी अपॉन टी डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। ये वही है, मैंने डेल्टा जी का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर भी रख दिया। ओके, तो अब मेरे पास में जो ई सेल का एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस टी अपॉन द टेम्परेचर मल्टीप्लाई डी अपॉन डी टी ऑफ ई सेल, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर डी अपॉन डी टी को बोलते क्या है? इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल पोटेंशियल। इट एक्सप्रेस द चेंज इन सेल पोटेंशियल बाय यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल, लेट सेल पोटेंशियल जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 वोल्ट है और 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.4 वोल्ट है ना। सेल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के साथ, वो हम पता करते हैं। तो डी सेल अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.05 वोल्ट पर केल्विन। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 0.05 वोल्ट पर केल्विन। अब इसके आगे दूसरा एग्जांपल, डी सेल इस अपने पास में आ रहा है 0.259, डी सेल हमारे पास में आ रहा है 0.259 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यही सेल पोटेंशियल 27 पर आ रहा है 0.260, है ना। तो अब डी सेल अपॉन डी टी निकालेंगे। टेम्परेचर हम साफ साफ देखो डेटा देख के तो पता लग ही रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेल पोटेंशियल बढ़ेगा। अब उसका रेट निकालते हैं, है ना, किस तरीके से बढ़ेगा। तो 0.260 माइनस 0.259 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 2, और जो डी सेल अपॉन डी टी इसके हिसाब से आएगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट पर केल्विन। ओके, अब देखो अगर कोई आपको कहे कि ई सेल का एक्सप्रेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ई सेल का एक्सप्रेशन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो डी सेल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी सेल अपॉन डी टी हो जाएगा ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी टी। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आया? वो भी टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। अगर मैं आपको कहता कि ई सेल का इक्वेशन आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू ए माइनस बी टी, डी सेल इज इक्वल टू ए माइनस बी टी, तो बच्चों डी सेल अपॉन डी टी क्या लिखते? तो डी सेल अपॉन डी टी यहाँ पर क्या लिखते?
क्योंकि ए जो है वो तो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो वो यहाँ से हो जाता माइनस ऑफ बी। डी सेल अपॉन डी टी कितना था, माइनस ऑफ बी। अगर मैं कहता बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो आप कहते सर इसका मतलब जो सेल पोटेंशियल आपके पास में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल पोटेंशियल है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, अब इसका करें, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो यूज करता हूँ, ई सेल के पूरे एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, तो अब मेरे पास में एक्सप्रेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस टी मल्टीप्लाई बाय डी सेल अपॉन डी टी, ये था। तो अगर मैं ई सेल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में ऑब्जर्व करूं, कोई ग्राफ प्लॉट करूं, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन आएगा तो ई सेल को वाई एक्सिस बना लेते हैं, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस बना लेते हैं, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो उस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा, उस ग्राफ का स्लोप होगा डी सेल अपॉन डी टी, और उसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच सेल अपॉन एन। तो बच्चों देखो, अगर मैं इस तरीके का ग्राफ आपको दे रहा हूं, इस ग्राफ में ई सेल और टेम्परेचर का रिलेशन है, इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है ना। इस तरीके के ग्राफ में जो स्लोप आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। स्लोप का फॉर्मूला कितना होगा, डी सेल अपॉन डी टी। अगर स्लोप नेगेटिव है दैट मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल पोटेंशियल वो भी नेगेटिव है, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव। अब इसका देखो वाई इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, तो जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और जो वाई इंटरसेप्ट का एक्सप्रेशन है वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा एच सेल अपॉन एन एफ। तो देखो अगर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, दैट इज रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एक बात बिल्कुल आप मन में सेट कर लें, जितनी भी सेल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, वो एक्सोथर्मिक ही है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब देखो आगे वाला ग्राफ, अगर मैं ई सेल और टेम्परेचर में आपको इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करके दूं और आपसे पूछूं अब जो स्लोप वगैरह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं, तो आप कहेंगे सर ग्राफ देख के पता लग रहा है स्लोप पॉजिटिव है, और सर स्लोप का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है डी सेल अपॉन डी टी, क्योंकि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर है। तो सर इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सेल पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। फिर इसका वाई इंटरसेप्ट भी तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट का एक्सप्रेशन वही डेल्टा एच सेल अपॉन एन एफ है, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो बच्चों फिर से बात कर रहा हूं कि सभी तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन, सभी तरीके की सेल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होगी। अब देखो एंथैल्पी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस टी डी सेल अपॉन डी टी हो गया। तो मेरे पास है माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ विल बी इक्वल टू ई सेल माइनस टी डी सेल अपॉन डी टी। तो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल माइनस ऑफ, देखो ये मेरे पास में इधर आएगा, ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस एन एफ, क्योंकि नेगेटिव साइन तो पहले से है, यहाँ नेगेटिव साइन पहले से है, तो जाएगा एन एफ टी डी सेल अपॉन डी, ये डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आएगा। स्टूडेंट्स अब एंट्रोपी चेंज, अगर आप एंट्रोपी चेंज निकाले सेल रिएक्शन के लिए, तो देखो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था, एंट्रोपी चेंज इज डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी कितना है, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, तो एंट्रोपी चेंज होगा माइनस ऑफ एन एफ डी सेल अपॉन डी टी, कितना आएगा, माइनस ऑफ एन एफ डी सेल अपॉन डी टी। अब अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल रिएक्शन दैट इज डी सेल अपॉन डी टी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सामने जो आपको देख के पता लग रहा होगा। और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल रिएक्शन नेगेटिव आएगा तो जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन है वो पॉजिटिव है। अब ये सारी बातें मैंने क्यों कही, क्योंकि आपको पता होगा कि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको ये फॉर अ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर करेक्ट है। तो बच्चों देखो अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस सेल है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ओके, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, एज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल पोटेंशियल। इसलिए कभी जल्दबाजी में, कभी भी आप जल्दबाजी में ऐसे आंसर मत दे देना
कि सर एंट्रोपी चेंज या तो पॉजिटिव होगा, है ना, कि मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव ही रहेगा, या मेरे हिसाब से नेगेटिव ही होगा। जैसे कई बार हम एड्सॉर्प्शन वगैरह में बोल देते हैं, एड्सॉर्प्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। और जो लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जब इंटरमिक्सिंग करता है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से अपने जनरलाइज आंसर मत देना, ठीक है। ये एक अलग से टॉपिक है जिसमें एंट्रोपी चेंज जो होता है सेल रिएक्शन का, वो सेल के सेल पोटेंशियल के टेम्परेचर कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये टॉपिक आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ द सेल रिएक्शन। बच्चों कोई भी सेल रिएक्शन का जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी को लिखते हैं डेल्टा जी, जो कि उसका आउटपुट है, अपॉन डेल्टा एच। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। अभी हमने पढ़ा दोनों टर्म्स कैसी होगी, डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो मेरे पास में ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। किसी के मन में ना रह जाए सर डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा जी और डेल्टा एच के साइन सेम। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि एफिशिएंसी कभी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो हमारे पास में डेल्टा जी सेल का मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा एस सेल के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर डेल्टा जी सेल का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस सेल के बराबर है तो हम कहेंगे एफिशिएंसी क्या है, 100%। अगर डेल्टा जी सेल का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एस सेल से कम है तो हम कहेंगे जो एफिशिएंसी है इट विल बी लेस देन 100%। ओके, एफिशिएंसी जो आएगा इट विल बी लेस देन 100% आएगा, टू लेस देन 100%। जैसे अगर आपको कोई एक एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल क्या है कि जो डेल्टा एस सेल है इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी सेल। डेल्टा एस सेल का जो मैग्नीट्यूड है इट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी सेल है। ओके, और फिर इससे पूछे एफिशिएंसी क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे सर, एफिशिएंसी होगा डेल्टा जी सेल का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा एस सेल का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा करने पे सर और मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हमें सर परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 50% आएगा। कितना एफिशिएंसी आएगा यहाँ पर, 50% यहाँ पर उस सेल का एफिशिएंसी आएगा। अब इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं कि अपने पास में जो एक्सप्रेशन था स्टूडेंट्स वो क्या था, एक्सप्रेशन होता है डेल्टा जी सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सेल माइनस का टी डेल्टा एस सेल, ये एक्सप्रेशन है। अगर डेल्टा एस सेल हमने बात करा तो देखो डेल्टा जी सेल ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी सेल माइनस ऑफ टी डेल्टा एस सेल, ये हो जाएगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड उससे डबल है तो इसके आ गया। इसके अकॉर्डिंग अब मेरे पास में हो जाएगा डेल्टा जी सेल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी सेल माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। तो मेरे पास में जो टी डेल्टा एस सेल आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जो टी डेल्टा एस सेल आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी सेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी सेल। अब बच्चों देखो अगर मैं कहता इफ डेल्टा जी सेल इज इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, ये तो होता ही है तो इफ लगाने की क्या जरूरत थी सर, एज लगा दो, एज डेल्टा जी सेल कितना। तो मेरे पास में जो एंट्रोपी चेंज आता है डेल्टा एस सेल वो कितना होता, माइनस ऑफ माइनस एन एफ ई सेल अपॉन टी, हो जाता एन एफ ई सेल अपॉन टी, ये उसका सेल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज बन जाता है। सही बात, इस तरीके से उसका एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। अगर और भी आपको कहते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा जी में रिलेशन है तो उसके एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन आप तब भी निकाल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल रिएक्शन। अब इसके कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करें। जैसे देखो अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए अपने पास में, इसका एग्जांपल क्या है, आपको कह दे कि लेट डी सेल अपॉन डी टी, जो डी सेल अपॉन डी टी है उसका वैल्यू है माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट पर केल्विन। डी सेल अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 10⁻³ वोल्ट पर केल्विन। उसके बाद में आपको ये बता दें डेट एट ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस उसका वैल्यू है 0.5 वोल्ट। ई सेल 25 डिग्री सेल्सियस कितना है, 0.5 वोल्ट। थोड़ा सा इजी करने के लिए कैलकुलेशन को आपके लिए थोड़ा सा, चलो 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 0.5 वोल्ट है। फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे,
क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन क्या है, डेट ई सेल है ना, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ, माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस अपने पास यहाँ पर हो जाएगा टी डी सेल अपॉन डी। फाइंड डेल्टा एच सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। और जो रिएक्शन है वो आपकी रिएक्शन में लिख देता हूँ। रिएक्शन में कॉमन सी रिएक्शन जो हम यूज करते हैं, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, ये जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। इसके लिए अगर मुझे डेल्टा एच सेल निकालना है तो कैसे निकालना है, ई सेल का वैल्यू कितना है 0.5 वोल्ट है, इक्वल टू डेल्टा एच, एन फैक्टर कितना है रिएक्शन का 2, एफ बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टेम्परेचर कितना लिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया है तो कितना हो गया 298 केल्विन हो गया। अब डी सेल अपॉन डी टी की वैल्यू लिखते हैं। डी सेल अपॉन डी टी वैल्यू है माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब देखो अपने पास में हो गया डेल्टा एच का जो एक्सप्रेशन बना वो हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी सेल अपॉन डी टी। ये एक्सप्रेशन आएगा ना, अगर इस वाले एक्सप्रेशन पे अगर आप फोकस करें तो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, और आगे हो जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ पर है और नेगेटिव साइन होते जाएगा, पॉजिटिव साइन होते जाकर नेगेटिव होगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, प्लस ऑफ एन एफ टी और इसे। इसके देखो अपने पास में जो एन फैक्टर है बच्चों यहाँ पे वो कितना है, एन फैक्टर है 2, एफ ई सेल कितना है 0.5, प्लस आगे एन फैक्टर कितना है 2 इंटू एफ, टेम्परेचर कितना लिया है 298 केल्विन, और डी सेल अपॉन डी टी कितना है माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस। अब अगर आप डेल्टा एच का देखो मैग्नीट्यूड निकाले तो उसमें हम लोग करें 2f तो कॉमन आ रहा है, मैंने 2f को कॉमन ले लिया। 2f को कॉमन लेने के बाद में ये मेरे पास हो गया माइनस ऑफ 5, है ना। इसमें चाहे तो पूरे नेगेटिव साइन के साथ ही पूरा कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ हमने कॉमन ले लिया तो अंदर केवल 0.5 ही रह जाएगा, अंदर होगा 0.5 प्लस 2f कॉमन लेने के बाद में 298 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 2f 0.5 प्लस 298 मल्टीप्लाई बाय 5 10 टू पावर माइनस 3, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.298 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास में हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 2f 0.5, देखो 0.298 को जो अप्रोक्सीमेटली 3 मान लेते हैं, 0.3 का 5 टाइम्स कितना होता है, 0.3 का 5 टाइम्स 1.5 होता है, बट अभी 1.5 तो नहीं होगा, 1.5 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1.492 आएगा, 1.490 आएगा, 492 नहीं आएगा, तो पास में आएगा 1.490, 1.49 हो जाएगा, और 1.49 में 0.5 अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2f, पॉइंट इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आपके पास आएगा 2 पॉइंट सॉरी 1 पॉइंट ये हो जाएगा 99, 1.99 का अगर आप ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 3.8, 3.98 कितना हो जाएगा 3.98, ये आ गया 3.98 मल्टीप्लाई बाय एफ, हो गया माइनस ऑफ 3.98 मल्टीप्लाई 96500, क्या आंसर आएगा जूल में। अगर आपको आंसर चाहिए इसके अंदर किलो जूल के अंदर तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो हो जाएगा 3.98 मल्टीप्लाई बाय 96.5 इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स, है ना। इस तरीके से यहाँ तक आप डेल्टा एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका ये जो सेल है इसका आप एफिशिएंसी निकालो कि इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे एफिशिएंसी क्या आएगा, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो अभी हमें निकालना है पहले डेल्टा जी एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितना आ रहा है, डेल्टा जी एट 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास होगा माइनस ऑफ एन एफ ई एट 25 डिग्री सेल्सियस, एन फैक्टर है 2, ये हो गया एफ, और जो ई सेल आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा था वो कितना था 0.5 था, तो ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो आपके पास में होगा 1 टाइम ऑफ एफ, ये डेल्टा जी है एट 25 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच का अगर आप वैल्यू निकालें तो जो डेल्टा एच आपको मिल रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस वो कितना है
अगर मैं इसको एफ के फॉर्म में लिखूं तो वो है 3.98 टाइम्स ऑफ एफ। तो बच्चों इसका एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी जो है वो होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो आपके पास में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.98 मल्टीप्लाई बाय 100। अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 25%, अप्रोक्सीमेट 25% आएगा। एग्जैक्टली तो 25% से थोड़ा सा कुछ ज्यादा। ये हमने क्या करा, उसका एफिशिएंसी भी निकाल लिया। अगर कोई कहे आपसे कि जी इसका एंट्रोपी चेंज निकालो, क्या पता करो उसका? एंट्रोपी चेंज भी पता करो। जो डेटा दे रखा है, एंट्रोपी चेंज एट एंट्रोपी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस पता करो। तो बच्चों देखो, जो एंट्रोपी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ डी सेल अपॉन डी टी निकालना है ना। 25 डिग्री सेल्सियस ऐसे दे दिया क्योंकि इसमें कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, तो डेटा सारे टेम्परेचर पे दे रखे हैं, इसलिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो एन फैक्टर 2 है, आगे हो गया एफ, और डी सेल अपॉन डी टी कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। फिर आपके पास में हो जाएगा -5 और -2, तो इसका वैल्यू तो आएगा 10, प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, प्लस ऑफ 10 एफ मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। फिर आपके पास में हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2। एफ का वैल्यू कितना होता है 96500 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, तो हो जाएगा 965 जूल पर केल्विन। कितना आएगा? 965 जूल पर केल्विन इसका एंट्रोपी चेंज बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद में अब जो टॉपिक अपने पास बचा है वो है सम कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनका कमर्शियली यूज करते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी की होती है। एक तो होती है प्राइमरी सेल, जिसको प्राइमरी बैटरी भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी सेल्स वगैरह होती हैं वो इस तरीके की सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसको हम कभी रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक बार उसका एनोड पूरे तरीके से कंज्यूम हो गया, एनोड पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज हो गया, तो फिर से हम उसके एनोड को रीजनरेट नहीं कर सकते, हम रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके नहीं आ सकते। इस तरीके की सेल को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। सेकेंड टाइप ऑफ सेल होती है, जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी सेल, है ना। जो सेकेंडरी सेल है वो रिचार्जेबल होती है। रिचार्जेबल का मतलब है कि अगर एक बार पूरे तरीके से बैटरी डिस्चार्ज हो गई या बैटरी किसी पर्टिकुलर एक्सटेंट तक डिस्चार्ज हो चुकी है, उसमें एनोड का ऑक्सीडेशन हो चुका है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक हो चुका है, आप जो है फिर से एक ऑपोजिंग पोटेंशियल लगाकर, ऑपोजिंग पोटेंशियल भी हाई मैग्नीट्यूड का लगाकर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आप उस सेल को रिचार्ज कर सकते हो। तो अब जो हमारे पास में कमर्शियल सेल्स है ना, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, इसमें भी फर्स्ट तरीके की जो सेल है वो हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स। ओके, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी ड्राई सेल्स के बारे में। तो मुझे देखो, ड्राई सेल्स है उसका मीनिंग क्या होता है? ड्राई सेल का मीनिंग क्या है कि आपके पास में आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज तो करा है, पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमारे पास में मूव करने के लिए आयंस ज्यादा अवेलेबल नहीं है ना, आयंस की कोई ज्यादा मोबिलिटी वगैरह नहीं हो रही है, और डेट मीन्स हम कह सकते हैं हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो थिक पेस्ट की तरह लिया है ना। तो ऐसी सेल को बोलते हैं ड्राई सेल, जिसमें कोई तरीके का एक्वा सॉल्यूशन का यूज नहीं। अब जो ज्यादातर जो ड्राई सेल यूज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, जो ड्राई सेल है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो क्या है? इट हैज अ कैथोड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, इट इज ग्रेफाइट रॉड। एक ग्रेफाइट का रॉड होगा, उस ग्रेफाइट रॉड जो है उसको हम कैथोड बनाएंगे, कैथोड का एक सरफेस क्रिएट कर देंगे, और उस कैथोड के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी लगाएंगे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों यहाँ पर कौन सा है? इट इज पेस्ट ऑफ एमिनो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, इट इज अ पेस्ट ऑफ एमिनो। एमिनो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हमें जो एनोड लेना है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का लेना है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लेते हैं वो हम लेते हैं पाउडर्ड ग्रेफाइट एंड एन एनोड ऑफ, हम एनोड जिंक का लेते हैं। ओवरऑल देखो इसमें रिएक्शन क्या होने वाली है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एनोड में बच्चों रिएक्शन क्या होगी? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इससे जिंक से बन जाएगा जिंक+2। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड में वो MnO2 को रिड्यूस करेंगे। इसमें बच्चों देखो इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि जो MnO2 है, जो +4 स्टेट में मैग्नीज है, वो रिड्यूस होगा और मैग्नीज का +3 स्टेट बनेगा। कौन सा स्टेट बनेगा? +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें MnO2 का रिडक्शन होगा और Mn+2 नहीं बनेगा।
MnO नहीं बनेगा ना, MnOH का ऑल्टरवाइज बनेगा, या मैग्नीज का +3 स्टेट बनेगा। कौन सा स्टेट बनेगा? मैग्नीज का +3 स्टेट। ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ मैग्नीज का +3 स्टेट बनेगा, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होगा? 1.6। तो बच्चों देखो, जो ड्राई सेल्स होती हैं कांस्टेंट पोटेंशियल जो है क्रिएट करती हैं। तो कांस्टेंट पोटेंशियल कितना आएगा? 1.6। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर, है ना, कि आपने अनंत समय तक एक ड्राई सेल को यूज करा तो वो इन्फिनाइट टाइम तक क्या करेगा? वो 1.6 वोल्ट जनरेट करता रहेगा। ये बात गलत है। वो क्या करेगा यहाँ पे? 1.6 वोल्ट तब तक जनरेट करेगा जब तक एनोड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, है ना, या दोनों में जो भी लिमिटिंग एजेंट है वो खत्म ना हो जाए। मेनली एनोड की बात करते हैं। तो एनोड अगर जब तक पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ना हो जाए तब तक वो जनरेट करेगा। कितना पोटेंशियल? 1.6। तो जो ड्राई सेल है उसका जो पोटेंशियल है, अगर आप उसका वेरिएशन निकालना चाहें तो कुछ मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ उसके पोटेंशियल का, तो देखो किस तरीके से है। उसका जो पोटेंशियल होगा ड्राई सेल का, वो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब 100% रिएक्शन खत्म हो जाएगी अचानक ही ड्रॉप। इस तरीके से उसका पोटेंशियल वेरी करता है। ये सेल टाइम के साथ में इस तरीके से वेरी करेगा, तो उसका पोटेंशियल है टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो टाइम है वो टी 100% होगा जब वो पूरी पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी है, पूरे तरीके से कह सकते हैं कि जो भी लिमिटिंग एजेंट था वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। ओके, तब और सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, वो सेल पोटेंशियल ड्रॉप। अभी जो हमने ट्राई सेल ली है उसका ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है, ये जो ट्राई सेल के लिए जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो कितना है? 1.6। ओके, तो ये हमने एक नॉर्मल ड्राई सेल पढ़ा जिसमें जिंक का हमने एनोड लिया है और MnO2 का हमने क्या लिया? कैथोड लिया है। और सरफेस हमने क्या लिया? ग्रेफाइट। एक और तरीके का ड्राई सेल होता है जिसको बोलते हैं मरकरी सेल, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। बच्चों देखिए, जो मरकरी सेल है, जो बटन सेल होता है, ये जनरली लो करंट डिवाइसेस में काम आता है। लो करंट डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा किसी के ऐसे ईयर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है उनको, तो वो क्या करते हैं इसमें एक यहाँ पे एक हियरिंग एड लगा लेते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई बैटरी होती है, छोटी सी बटन सेल होती है। ठीक है, हमारे रिस्ट वॉच होते हैं उसमें क्या होती है? बटन सेल्स होती है रिस्ट, हाँ, उसमें छोटी छोटी सेल्स होती है, फिर वो भी ड्राई सेल है। अब ये जो इस तरह की बटन सेल है, जो ड्राई सेल है, इनके अंदर जो हम एनोड यूज करते हैं वो यूज करते हैं बच्चों जिंक अमलगम का। एनोड जो है वो कौन सा है? जिंक अमलगम का। और जो कैथोड यूज करते हैं वो मरकरी के ऑक्साइड है। जिंक अमलगम का एनोड और मरकरी ऑक्साइड का कैथोड। और साथ साथ में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इट इज अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या? पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में कुछ हद तक थोड़ा बहुत जिंक ऑक्साइड। अब इसमें होगा क्या कि जिंक अमलगम का एनोड जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाएगा? जिंक का ऑक्साइड, वाटर, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ क्या करेंगे? जो मरकरी का +2 स्टेट है उसको रिड्यूस करेंगे और मरकरी एलिमेंट लिक्विड स्टेट में बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? जिंक अमलगम प्लस मरकरी ऑक्साइड गिव जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। ठीक है, इसमें जिंक अमलगम का मरकरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगा। पहले ऑक्सीडेशन जिंक का होगा क्योंकि जिंक इज मोर। ये जो हमारे पास में जो ड्राई सेल यहाँ पर आती है, इस तरीके की ड्राई सेल का जो पोटेंशियल आता है वो 1.35 वोल्ट होता है। आगे देखो क्या लिखा है? इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ओवरऑल कोई भी तरीके का आयन का यूज नहीं हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन इस पूरे कोर्स ऑफ द रिएक्शन में एप्रिसिबल अमाउंट में चेंज हो रही है। कोई भी एक्टिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो अपने पास क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब आगे देखो, जो एल्कलाइन ड्राई सेल होती है, जो हमने ड्राई सेल लिया था पहले वाले ड्राई सेल में, देखो हमने क्या लिया था? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया था। हम चाहे तो उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो वो जो एल्कलाइन ड्राई सेल होगा, रिएक्शन तो बिल्कुल वही होगी। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक +2 बनेगा, MnO का रिडक्शन होगा, पर इसमें बनेगा क्या? प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, इसमें प्रोडक्ट बनेगा MnO और O। क्या बनेगा? MnO और मैग्नीज ऑक्साइड। इसमें जो मैग्नीज है उसका स्टेट क्या है? +3। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ड्राई सेल में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 का यूज करते हैं। तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो MnO2 है वो फाइनली कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होता है? वो Mn के +C स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये जो एल्कलाइन ड्राई सेल है स्टूडेंट्स, इसका जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल ये क्रिएट करता है वो कितना होता है? 1.5। ओके, ये जो सभी सेल्स की बात अभी तक हमने करी है वो किस तरीके की सेल्स है? दीज आर प्राइमरी सेल्स। इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद में हमें इनको फेंकना पड़ेगा।
बट देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं किसी सेल को यूज कर रहा हूँ और यूज करने के बाद मैं उसको फेंक दूंगा, दैट मीन्स मैं एनवायरनमेंट में, मैं नेचर में केमिकल्स को क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। अगर मैं एनवायरनमेंट में या नेचर में केमिकल्स को फेंकूंगा तो वो केमिकल्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन करेंगे, वो हार्मफुल होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के लिए, और हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी कैसे हो, इसलिए ट्राई क्या करते हैं कि जो सेल हम क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी रिचार्जिंग भी हो सके। तो अब आते हैं जो रिचार्जेबल सेल है उनके। तो रिचार्जेबल सेल या रिवर्सिबल सेल या इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल या जो सेकेंडरी बैटरी है वो कौन सी है, लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है बच्चों, इसमें करते क्या है, इसमें जो एनोड लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में वो लेते हैं लेड का, पीबी सॉलिड का, और जो इसमें कैथोड लेते हैं एज ए ऑक्साइड एजेंट वो लेते हैं PbO2 का। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4। होगा क्या, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और PbSO4 बनेगा। फिर एनोड के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कैथोड के पास में जाएंगे, उससे कैथोड का जो PbO2 है वो रिड्यूस होगा और बनेगा PbSO4। अब देखो इसमें प्रोसेस कैसा होगा, अगर आपको मैं सिंपल से इसको डायग्राम से थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करूं। इसमें देखो ये मेरे पास में Pb है और ये मेरे पास में PbO2 है ना, ये है Pb और ये मेरे पास में है PbO2। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा। क्या डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर, PbSO4 डिपॉजिट है, और इसके चारों तरफ भी क्या होगा, जो PbO2 से PbSO4 बनेगा वो इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का सरफेस PbSO4 से कवर हो जाएगा, डेट मीन्स अभी ये रिएक्शन करना बंद कर देंगे। अगर रिएक्शन करना बंद कर देंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रिचार्जिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास में H2SO4, जब इस बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा था तो H2SO4 कंज्यूम हो रहा था, है ना। ये मैंने इसका डिस्चार्जिंग करा, देखो डिस्चार्जिंग के डायग्राम को फिर से आपको समझाता हूँ कि हमारे पास में लेड का और PbO2 का क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स होगा। जो Pb है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और PbSO4 बनेगा जो उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। PbO2 का रिडक्शन होगा और इससे जो PbSO4 बनेगा वो उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। और साथ साथ में H2SO4 जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें कंज्यूम होगा और वो इन इलेक्ट्रोड्स पर कंज्यूम होने लगेगा। ये मैंने डिस्चार्जिंग की बात की। तो सोचो अगर मैं इसका रिचार्जिंग करता तो क्या होता, अगर मैं इसका रिचार्जिंग करता तो Pb है और इसके चारों तरफ हमने क्या डिपॉजिट कर रखा है, जैसे ये जो डॉटेड पोर्शन है ये है अपने पास में PbSO4 है, और अपने पास में इस तरफ PbO2 है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर भी PbSO4 है। तो जब हम इसका रिचार्जिंग करेंगे बच्चों, तो रिचार्जिंग करने पर क्या होगा कि ये जो PbSO4 हमने लिया है, ये PbSO4 फिर से Pb में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 कन्वर्ट होगा Pb के अंदर, और यहाँ का जो PbSO4 है वो कन्वर्ट होगा PbO2। दैट मीन्स पहले जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पर अब रिडक्शन होगा, और अब जहाँ पहले जहाँ पर रिडक्शन हो रहा था वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हम बाहर से एक बैटरी लगाकर फोर्सफुली इसका रिचार्जिंग करें। तो देखो इसकी डिस्चार्जिंग करने की जो रिएक्शन होगी वो होगा, Pb और PbO2 कंज्यूम होंगे और H2SO4 कंज्यूम। तो डिस्चार्जिंग करते वक्त Pb, PbO2 और H2SO4 तीनों चीजें कंज्यूम होगी और PbSO4 बनेगा। जब इसी का आप रिचार्जिंग करेंगे तो जो कैथोड है उस पर क्या होगा, PbSO4 से PbO2 बनेगा। तो एनोड है उस PbSO4 से Pb बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, PbSO4 कंज्यूम होगा जिससे PbO2 और H2SO4 ये फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, ये इसका रिचार्जिंग। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, ये जो PbSO4 होता है ये कई बार ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इससे डीके हो जाता है, बाहर चला जाता है, लीक करने लग जाता है। तो अगर ये लीक करने लग जाएगा, PbSO4 खत्म हो जाएगा, तो इसका जब रिचार्जिंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से रिचार्जिंग नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से Pb और PbO2 नहीं बनेगा। सोचो अगर किसी, ये जो चार्जिंग और रिचार्जिंग वाली जो साइकिल है लेट्स स्टोरेज बैटरी की, इसमें एक बार मैंने इसको डिस्चार्ज करा, है ना, और जब मैं डिस्चार्ज करा तो PbSO4 बना, और कुछ PbSO4 जो था वो सॉल्यूशन के साथ में बाहर चला गया, उस सेल से बाहर चला गया, ठीक हो गया, लेकिन 10% का लॉस हो गया। तो फिर से जब रिचार्जिंग होगी तो अब जो Pb और PbO2 बनेगा पहले से कम हो जाएगा। यही काम अगर बहुत सारी चार्जिंग और जो रिचार्जिंग साइकिल्स में चलता रहेगा तो बाय द टाइम PbSO4 की कमी होने लगेगी, H2SO4 की भी कमी होने लगेगी, तो बैटरी का जो नेट पोटेंशियल है वो ड्रॉप होने लगेगा। अब हम एक और तरीके की कमर्शियल बैटरी है जिसका यूज कर सकते हैं जो रिचार्जेबल है, वो है निकल कैडमियम से, है ना। तो देखो हमारे पास में
Another important secondary cell is the nickel cadmium cell, which has longer life than lead storage cell but more expensive to manufacture. इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है कैडमियम, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा और कैडमियम प्लस 2 स्टेट बनेगा, और जो ऑक्साइडिंग एजेंट है वो है निकल का प्लस 3 स्टेट, जो कि रिड्यूस होगा और निकल का प्लस 2 स्टेट बनेगा। कौन सा स्टेट बनेगा? निकल का प्लस 2 स्टेट। बस आपको याद रखना कि निकल कैडमियम सेल के अंदर जो निकल है वो एज ऑक्साइडिंग एजेंट काम करेगा और जो कैडमियम है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम। अब लास्ट तरीके का जो हमारे पास में सेल रहता है वो है H2O2। मुझे जो H2O2 फ्यूल सेल होता है उसमें हाइड्रोजन का तो हम एनोड बनाएंगे और O2 गैस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैथोड बनाएंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा वहां पर? जी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, और O2 का क्या होगा? जी O2 का रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और O2 का रिडक्शन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से क्या क्रिएट होगा? है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उससे क्या बन जाएगा? अगर आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस ऑक्सीडेशन से बन जाएंगे H+, O2 के रिडक्शन से क्या बन जाएंगे? OH- आयन। दोनों के कॉम्बिनेशन हम क्या बोल देंगे? H2O। दैट मीन्स जो H2O2 फ्यूल सेल है उससे वाटर भी सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, ये हमने पढ़ा H2O2 फ्यूल सेल। ऐसी और भी फ्यूल सेल्स हो सकती हैं, ये तो केवल H2O2 फ्यूल सेल है। दूसरे तरीके की जो फ्यूल सेल्स होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? किसी हाइड्रोकार्बन का यूज करेंगे और वो हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे। कंबशन कराने से क्या होगा? CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा और उससे कुछ ना कुछ क्या होगा? आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्रिएट। ओके, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल। अगर कोई आपसे H2O2 फ्यूल सेल के बारे में, जो H2O2 फ्यूल सेल है उसके बारे में आपसे पूछे कि इस H2O2 फ्यूल सेल के लिए जो एन फैक्टर है वो कितना है, तो बच्चों इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना होगा आप देख के बताओ। इस रिएक्शन में दो ऑक्सीजन एटम काम आ रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पर? 4। तो अगर आप इसका डेल्टा जी का इक्वेशन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, लिखेंगे -4f इंटू ई रिएक्शन, है ना, ये हो जाएगा। इसी तरीके का अगर मैं एक कंबशन फ्यूल सेल क्रिएट करूं इस तरीके का, जैसे मैंने ले लिया CH4 ना, नेचुरल गैस का लिया, नेचुरल गैस का मैंने कंबशन कराया, कंबशन कराने पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O। कितना ऑक्सीजन काम आ रहा है? 2O2 काम। अब इस रिएक्शन में जो एन फैक्टर है स्टूडेंट्स वो कितना है? इस रिएक्शन में जो कार्बन है इसका ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर -4 है और यहाँ पर क्या है? +4। इसका एन फैक्टर कितना है? 8। इसके डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? -8 इंटू ई सेल, क्या लिखेंगे? -8 इंटू ई सेल। अगर मैं आपको कहता कि मेरे पास में C3H8 गैस, इसका मैं कंबशन करा रहा हूँ और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक फ्यूल सेल क्रिएट करूंगा, तो 3CO2 और साथ में कितना हो जाएगा? 4H2 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन काम आया है? 4 ऑक्सीजन एटम तो H2O की तरफ और 6 ऑक्सीजन एटम CO2 की तरफ है, तो हो जाएगा टोटल 10 ऑक्सीजन एटम काम आया। इसमें देखो अगर आप एन फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x कितना है? -6, और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x कितना है? +12। x का वैल्यू +4 है तो 3 टाइम्स ऑफ x कितना होगा? +12। तो बच्चों यहाँ जो एन फैक्टर आएगा रिएक्शन का वो होगा -8 से +12 जा रहा है, एन फैक्टर कितना है? 20। इसके लिए जो आप डेल्टा जी लिखेंगे कितना होगा? -20 f इंटू ई सेल। इस तरीके से आप इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फ्यूल सेल में जनरली क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूल सेल का जो डेल्टा जी है उसका वैल्यू कैसे निकालें, और जो H2O2 फ्यूल सेल है उसका एक और यूज क्या है कि H2O2 फ्यूल सेल से हम वाटर भी जनरेट करते हैं, प्योर वाटर हम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अपना जो लेक्चर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो हमने पढ़ा, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करा, और कुछ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है उनका भी डिस्कशन कर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।